नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी लगभग स्थिति हमारी स्पष्ट हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों में मैंने 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि लगभग फरवरी लास्ट में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है और वो लगभग तय सा हो गया कि फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम होना है। अब दोस्तों, हमारे पास में जो समय बचा है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के मेरे पास बार बार आ रहे थे और आज भी सुबह सुबह कुछ कमेंट्स इस तरह के मिले जिनमें लिखा था कि अब हमारा जो है समय बचा है उसमें हम कैसे तैयारी करें और क्या हम करें कि निश्चित रूप से सफल हो जाएं। उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि हमने अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन अब जैसे कि अब चाहते हैं सेकंड ग्रेड हो जाने के बाद, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड के रिज़ल्ट के लिए पहले रुके हुए थे, उनके रिज़ल्ट्स तो आ गए उनके बाद में वो चाह रहे हैं कि अब कैसे तैयारी करें और क्या अब तैयारी करके भी हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा जो ग्रेड थर्ड के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जिन लोगों को पहले मेरे द्वारा या अन्य किसी साथी के द्वारा बताई गई रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी वो लोग कर रहे हैं और उस तैयारी के आधार पर वो 4-5 फरवरी मान करके अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उनको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए और जैसे पहले बताया गया वैसे के वैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक लंबा और अच्छा वो प्रोसेस है जिसमें पूरे समय का सदुपयोग हम करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो उस तरह से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस तरीके से तैयारी करने के बावजूद भी सकारात्मक रूप से उस तरह की तैयारी अब तक करने में सफलता प्राप्त नहीं की होगी और उनके मन में अभी भी ऐसे डाउट्स चल रहे होंगे कि क्या हम हमारी प्रॉपर तैयारी कर पा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, कुछ वो लोग जो अब तैयारी करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि मैं अब तैयारी करके भी इस परीक्षा को सफल परीक्षा के रूप में बदल लूँ या मेरे परिणाम सफल आ जाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन लोगों के लिए क्या सुझाव हो सकता है, क्या रणनीति हमारी हो सकती है और ये जो 70 दिन का लगभग समय हमारे पास में प्रॉपर तरीके से बचता है, इन 70 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के हमें यहाँ पर विचार करना है या इसको लेकर के हमें यहाँ पर बात करनी है। मित्रों देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं एक बार फिर से जो पहले बड़ी लंबी रणनीति के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो, उसी तरह से अपनी तैयारी करें। लेकिन जो अब करना चाह रहे हैं या अब से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या हो सकता है या उस रणनीति के बावजूद भी नहीं कर पाए, वो क्या करके अपने आप को जो है प्रॉपर जीत की उस जंग के अंदर आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर पर तो ये भाव मन में रखना है। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है जो हमारे घर गांव परिवार के अंदर आपने कई बार सुना होगा। हमारे बुजुर्ग कई बार कहते हैं, जब जागे तभी सवेरा। यानी व्यक्ति जब जग जाता है उसी समय उसके लिए सवेरा उसको मानना चाहिए और अपने काम में लग जाना चाहिए। उस समय जग करके वो अपने काम में पूरे मन और तन से लग जाता है तो भी वो व्यक्ति संध्या होते होते अपने काम को पूरे कर लेता है। वैसे ही अब कोई व्यक्ति जग रहा है और अब ये सोच रहा है कि मैं तैयारी करूं, तो भी उसके लिए वही बात है, अभी भी वो लग करके अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से पूरी कर सकता है। मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ खास बातें हैं जिन पर विचार करना। सबसे पहले नंबर तो आप लोगों को यहाँ पर इस बात पर गौर करना है कि अब आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है बल्कि टारगेट बनाना है। अब आपको टाइम टेबल नहीं बनाना बल्कि क्या बनाना है, टारगेट बनाना है, क्योंकि अब टाइम टेबल बना करके पढ़ने का वक्त आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे विद्यार्थी टाइम टेबल को रेगुलर रूप से या नियमित रूप से अपना नहीं पाते हैं। आज वो तय कर लेंगे इतने घंटे पढ़ूंगा, कल फिर आगे पीछे हो जाएंगे, फिर आगे पीछे हो जाएंगे, फिर 2-4 बार आगे पीछे हुए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अब टारगेट नहीं बनाना आप लोगों को, टारगेट वो टाइम टेबल नहीं बनाना बल्कि क्या बनाना, टारगेट बनाना। और टारगेट बना करके चलना है। टारगेट बनाकर कैसे, जैसे आपके पास में दो खास बातें ध्यान में रखते हुए 3 टुकड़ों के अंदर अपने इस टाइम को सेट करना है। पहले नंबर पे 50 दिन का एक आप पूरा का पूरा सेशन रखिए जिसके अंदर आप लोगों को अपने टॉपिक्स जो हैं जितने भी पाठ्यक्रम में दिए हुए उनको कवर करना है। अब कवर कितने टाइम पढ़ करके आप करोगे, ये सबकी अलग अलग बुद्धि लब्धि होती है, सबका अपना अपना विवेक होता है। इसलिए आप अपने विवेक से कितने दिनों के अंदर कितने टॉपिक पढ़ सकते हैं उसके अनुसार अपने संपूर्ण सिलेबस को 50 दिनों में डिवाइड कर लीजिए।
और वो खुद अपने तरीके से कर कीजिए। जैसे आप हिस्ट्री कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे, आप ज्योग्राफी कितने दिन में कर लोगे, आपका साइकोलॉजी कितने दिन में कर लोगे, आप जो है आरटी वाला पार्ट कितने दिन में कर लोगे, शैक्षिक परिदृश्य कितने दिन में कर लोगे, ये सारा अपने आप को खुद को अपने विवेक से और अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार तय करना है, क्योंकि आपकी सबकी अपनी अपनी अलग स्पीड है। इसका मतलब सभी जो टॉपिक है हमारे, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के लिए, सभी बिंदुओं के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा टारगेट तय करना है सभी बिंदुओं के लिए। ठीक है, अब सभी बिंदु जो भी हैं किसके अंदर हैं, हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उन सभी बिंदुओं के लिए टारगेट आपको तय करना है, पाठ्यक्रम से संबंधित जो बिंदु है उनके बारे में। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हम हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं के लिए टारगेट तय कर लें, और ये 50 दिन के लिए आपको करना है। अब दोस्तों ये जो 50 दिन आप पढ़ाई करोगे उसमें आपको क्या करना है, इन 50 दिनों में दूसरा काम आपको करना है नोट्स बनाने का। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब नोट्स बनाने का समय हमारे पास नहीं बचा है, अब हमारे पास नोट्स बनाने का समय नहीं बचा है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको नोट्स बनाने, और कैसे बनाने वो आपको समझना है। अब आपको बहुत लंबे और बड़े नोट्स नहीं बनाने अब आपको क्या करना है, किस तरह नोट्स बनाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आप कोई भी पहला पाठ लेकर के पढ़ने को बैठ गए और आपने तय कर लिया कि मुझे इस पाठ को आज 2 घंटे में, 3 घंटे में कंप्लीट करना है या 1 घंटे में कंप्लीट करना है। उसमें आपको क्या करना है, पढ़ते समय जो चीज़ें पहले से आपको पता है या आपको एक बार में याद हो गई, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है ना उसमें जहाँ तक मेरा मानना है 60% चीज़ें वो जो आपको आती है, आप नहीं पढ़ोगे तो भी आती है। आप किताब में उसमें बार बार रिवाइज करते हो तो आपको लगता है ये मेरा पहला पढ़ा हुआ है। तो जो चीज़ें आपको पहले से याद है या एक बार में आपको ध्यान में आ गई, उन चीज़ों को आपको नोट्स में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उनके लिए बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना। बल्कि क्या करना है, जो चीज़ें आपको कठिन लग रही है, नोट्स किसके बनाने हैं, केवल क्या लिखना है, जो आपको कठिन लग रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है, एक तो उसको लगे उसके उसको जो है नोट डाउन करना है। दूसरे नंबर पर जो समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया उसको आपको लिखना है। बस ये 2 चीजें आपको लिखनी है। अब हो सकता है कि एक पूरे पाठ में से 5 लाइन ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, 5 बातें ऐसी हो जो आपको जो है याद नहीं हो रही हो, उनको ही आप लिख लीजिए। पूरे पाठ को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, जिनको हम स्मरण कर चुके हैं, जो हमें याद है, उनमें क्यों हम समय दोबारा खराब करेंगे। इसलिए केवल नोट्स के अंदर क्या लिखना है। अब दोस्तों इस तरह से आप बनाओगे नोट्स तो मैं कह रहा हूँ 100% 1 घंटे में यदि आप पाठ पढ़ते हैं तो उस 1 घंटे में आप पढ़ भी लोगे, और ये 5-6 लाइनें जो भी उस पाठ की आपको कठिन लग रही है, समझ में नहीं आ रही, उनको आप लिख भी लोगे। तो दूसरा काम क्या करना, आपको अब केवल नोट्स बनाने हैं। वो भी किस तरह से बनाने, जो मैंने बताया उस हिसाब से बनाने। टारगेट बनाना है सभी बिंदुओं को लेकर के, टाइम टेबल 50 दिन का बना करके आप अपने हिसाब से टारगेट के अनुसार पढ़ना है। अब यहाँ टाइम टेबल का मतलब वो नहीं है कि मैं इतने बजकर इतने बजे पढ़ूंगा, बल्कि ये कि जैसे आपकी बुद्धि लब्धि के अनुसार आपको लगता है कि आप 50 दिन के अंदर 5 घंटे रोजाना पढ़ के कवर कर लेंगे, 7 घंटे पढ़ के कर लेंगे, 10 घंटे पढ़ के कर लेंगे, तो वो आपको करना है। और फिर जब आप पढ़ते रहें तब आपको इस तरह से जो है कठिन शब्दों को या कठिन चीज़ों को या कठिन विषय वस्तु या जो समझ में नहीं आ रही उसको क्या करना है, नोट्स के रूप में तैयार करना है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे ना तो एक सब्जेक्ट में आपके 4-5 पन्नों से ज़्यादा नहीं होंगे। कल्पना करो आपने मनोविज्ञान के नोट्स बनाए, तो मनोविज्ञान में मुझे भरोसा है कि हर यूनिट में से आपने रीट का एग्जाम भी दिया और अभी भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार आपको 70% तो आता है। आपको 30% ऐसा होगा जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन है, उनको लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साइकोलॉजी के 50 पन्नों के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 3 पन्नों के अंदर आप साइकोलॉजी को समेट सकते हो, और केवल उन चीज़ों को जो आपको कठिन लगी और समझ में नहीं आ रही है। बाकी चीज़ें तो आपको ध्यान में है ही, उसके लिए हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। और ये सभी विषयों पर आपको अपनाना है, केवल साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी विषय आपके पाठ्यक्रम में सब पर आपको ये अपनाना है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा एक महत्वपूर्ण काम आपको जो करना वो ये है दोस्तों कि हम लोगों का पढ़ने का स्वभाव थोड़ा जो है अलग प्रकार का है, उसको बदलना है। और अधिकतम आपको क्या करना है, अधिकतम, ये मैंने कई तरह से महसूस किया है और कई लोगों से महसूस किया है, अधिकतम 1-1 घंटे के लिए आपको पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों, अधिकतम 1-1 घंटे के लिए आपको पढ़ना। जैसे आप पढ़ने बैठे तो आप जो है अलार्म लगा कर बैठ जाएं कि मुझे 1 घंटे में इस टॉपिक को पढ़ना है।
उससे ज़्यादा लगातार आप 3-4-5 घंटे पढ़ोगे ना तो उससे याद नहीं होगा, बल्कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए क्या करें, आप जो अपना पढ़ने का टाइम टेबल है उसके अंदर इस तरह से आप टाइम को सेट करें कि 1-1 घंटे आप पढ़ें। जैसे अभी आप पढ़ने बैठ गए मान लीजिए 10 बजे, तो 10 से 11 बजे तक आप पढ़ें। फिर उसके बाद में 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक करें, और 5 से 10 मिनट का ब्रेक करने के बाद में फिर दोबारा से आप पढ़ने बैठ जाएं। इसका मतलब 1-1 घंटा पढ़ें और बीच बीच में क्या करें, आप ब्रेक करें, बीच बीच में विश्राम लें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्राम नहीं लेते ना दोस्तों, तो वहाँ ऐसी स्थिति में हम कंफ्यूज होते रहते हैं और हमारा दिमाग सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, अधिकतम 1-1 घंटे को टारगेट में लेकर के हम पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है कि बीच बीच में 5 से 10 मिनट का विश्राम करें। अब विश्राम आप पे डिपेंड करता है, आप 10 मिनट के विश्राम के बाद में वापस रिलैक्स हो गया पढ़ सकते हैं, कि 5 मिनट के बाद पढ़ सकते हैं, 15 मिनट के बाद पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आपको नहीं करना, पर अधिकतम इतना करना। उसमें पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, फिर वापस बैठ जाइए, फिर आपका ध्यान केंद्रित होगा और आप फिर उसको पढ़ पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा काम आपको अब क्या करना है वो आप ध्यान दीजिए। चौथा काम आपको करना है, अपने माता पिता एवं स्वयं के सपने की कल्पना करनी है। अरे ये कल्पना बहुत जरूरी है, कल्पना करनी है। दरअसल ये कल्पना पॉजिटिव वे में करनी है, सकारात्मक रूप से करनी है। सकारात्मक रूप से कैसे करनी है? हर रोज आप लोगों को अपनी पढ़ाई के बाद जब आप सोते हैं उस समय ये कल्पना करके सोना है कि मैं मेरे माता पिता के सपनों को साकार करने वाला हूं। मैं निश्चित रूप से इस बार सफल होकर के उस स्कूल के अंदर पढ़ाने जाने वाला हूं। कोई भी एक स्कूल का इमेज अपने माइंड में रखिए और उसके बारे में बार बार आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार सोचिए, मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, बस मेरी परीक्षा हो जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं वहां जाने वाला हूं। ये पॉजिटिव वे आपके माइंड में हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें उनके लिए पॉजिटिव होना पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, जैसा अपने मन में चलता है वैसा ही हम उस दिशा के अंदर काम कर पाते हैं और वैसे उसके रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है, कल्पना करनी है। बस परीक्षा होते ही मैं उस स्कूल में जाने वाला हूँ, और ये कल्पना करके जब आप सोएंगे ना, तो आपका और अपने माता पिता का सपना जो है वो आपके माइंड में आपकी चारों तरफ एक एनर्जी बन करके घूमेगा। और फिर जब अगले दिन आप उठोगे और दोबारा से पढ़ना जब आप शुरू करोगे, तो एक नई एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी, एक नया जोश आप में पैदा होगा। और आप करके देखना, अगर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप लगातार ऐसा करेंगे ना, तो हर रोज आपको नई ऊर्जा मिलेगी और एक ताकत मिलेगी जो आपको सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगी। तो इस तरह से आप लोगों को कल्पना करना है, नियमित रूप से सकारात्मक आपको सोच रखनी है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये सब कुछ काम जब आप कर लेंगे, कितने दिन तक? 50 दिन तक। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अगले जो दिन बचे हमारे पास में, उनके लिए हमें कम से कम 10 मॉडल पेपर, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, कम से कम 10 मॉडल पेपर जो है लेने हैं। और इन 10 मॉडल पेपरों से हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, यानी इनसे हमें बार बार अभ्यास करना है। और अभ्यास करते हुए हमने जो तैयारी की है उसको बार बार जो है एक नई धार देनी है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जो किताबें अब तक आपने पढ़ी है या कोई किताब आपके पास है, उसी को आपको काम में लेना है। बार बार दूसरी किताबों के चक्कर में नहीं आना है। कई लोग बार बार नई किताबों के चक्कर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 किताबें आपके पास में हैं, 4 किताबें आपके पास में हैं, तो उनमें से भी आप चुन लीजिए कि मुझे कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन सी मुझे ढंग से समझ में आ रही है। फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, हर किताब में वही मैटर होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता, भाषा का फर्क होता, बाकी चीजें वही होती है। इसलिए जो भाषा आपको समझ में आए वो एक किताब चुन लें, उसी को पढ़ें, बार बार उसी को रिवाइज करें, इधर उधर भ्रम में नहीं जाएं। आपको लगता है कि दूसरी किताब में कुछ चीजें अलग है, इसमें अलग है, तो 2 किताबों को खोलकर बैठ जाएं और दोनों के अंदर से जो अलग बातें हैं उनको अलग से लिख लें, जो कॉमन बातें उनमें पढ़ लें, और फिर वो अलग से लिखी हुई बातों के भी छोटे से नोट्स आपके पास बन जाएंगे, उनको भी आप रिवाइज कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10 दिनों के अंदर, 50 दिन के बाद 10 दिन हैं, उनके अंदर क्या करने हैं? 10 मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट करने हैं पूरे टाइम टेबल के अनुसार।
और उन पेपरों को पूरा हल करने के बाद उनके रिजल्ट को आपको देखना है और फिर उसके अंदर जो प्रश्न गलत हुए वो गलत क्यों हुए उसको दोबारा से देखना है और तब तक नहीं सोना उस दिन जब तक उसके एक एक प्रश्न को जो गलत हुआ उसको आप नहीं देख पाओ। ये आपको करना है। अगर 5% प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके उत्तर आपको कहीं नहीं मिल रहे, आपकी किताबों में नहीं मिल रहे, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेन एग्जाम में भी ऐसा होगा 2-5% प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको भी नहीं और को भी नहीं आएंगे, किसी को नहीं आएंगे। ऐसी सूरत में आपका वो 5% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी किताब में है, जो आपने पढ़ा है वो आपका कंप्लीट हो, ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर देख लेने की आवश्यकता है। अब दोस्तों उसके बाद में लास्ट नंबर पर आपको क्या करना है, ये सब कुछ करने पर छठे नंबर पर जो हमारे पास में अंतिम 10 दिन बचेंगे, उन अंतिम 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, ये लास्ट के आपके 10 डेज होंगे, इसमें आपको क्या करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही थी या वो कठिन थी या जिन चीज़ों को आप उस समय तत्काल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे या जो आपके मस्तिष्क में स्मरण नहीं है, अब 10 दिन के लिए एक बार उन नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने 2-3-4 बार उन नोट्स को रिवाइज कर लिया, यानी जो नोट्स आपने बनाए थे उन नोट्स को आप क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, तो भले ही वो चीजें कठिन है लेकिन लास्ट टाइम में आप पढ़ करके जाएंगे, अंतिम मोमेंट में आप पढ़ करके जाएंगे तो जरूर आपको परीक्षा में याद रहेगी, स्मरण रहेगी और आप निश्चित रूप से उनमें से आने वाले प्रश्नों को परीक्षा में कर पाएंगे, क्योंकि वो एकदम ताज़ा ताज़ा आपके माइंड में रहेगी। वो जानकारियां तत्काल तो आप भूलने से रहे, जैसे 10 दिन 5 दिन आप तक लगातार पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को एक बार 2 बार रिपीट कर लें तो निश्चित रूप से वो याद रहेगी। वहाँ से चाहे 2 ही प्रश्न आए, 5 ही प्रश्न आए, वो सारे के सारे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही होंगे। इस तरह से आप लोग अंतिम समय में इन 70 दिनों में अपनी एक सकारात्मक सोच के साथ में सकारात्मक रणनीति बना करके एक रणनीतिक तरीके से पढ़ते हुए सुनिश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने अभी जो कुछ भी आपको बताने का प्रयास किया है वो आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगा और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी भी तैयारी ढंग से नहीं कर पाए हैं, तैयारी में नहीं जुट पाए, उनके लिए भी ये एक तरह से बहुत अच्छा मार्ग होगा और वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर दोस्तों ध्यान रखिए, ये बात मत सोचिएगा हम अब तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो क्या हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वो बात जरूर याद रखो जो हमारे बुजुर्गों ने कही है, जब जागे तभी सवेरा है। इसका मतलब आज हम जाग रहे हैं तो आज ही हम उस काम को शुरू करेंगे तो भी हम निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी अंतिम 70 दिनों के लिए आप लोगों को सलाह। इसको आप निश्चित रूप से अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से साकार परिणाम प्राप्त करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली जानकारी के साथ में। धन्यवाद।